परंतु 80 वर्ष होने के बावजूद भी भारत की सरकार, तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें आई जिन्होंने अब तक अल्पसंख्यक कौन होगा, कितने परसेंट की आबादी का अल्पसंख्यक होगा, इस पर भी आज तक कोई चिंतन और मनन नहीं किया गया। और इस कारण से देश के अंदर बहुत ज्यादा रोष भी व्याप्त है कि अल्पसंख्यक कौन है, किसको अधिकार दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, यह डिफाइन तक नहीं किया गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, किसी भी राष्ट्र में कोई ऐसा वर्ग या समूह जिसकी आबादी 1 से 3% के बीच में है, उसी समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। और हमारे राष्ट्र की विडंबना देखिए कि भारत राष्ट्र के विभाजन के बावजूद भी एक वर्ग जिसकी आबादी आज 24 से 25% हो चुकी है और हर जगह उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, अल्पसंख्यक के अधिकार दिए गए हैं। देश की समस्त जो आय है उसका 40 से 45% जो आय के संसाधन उस वर्ग को दिए जा रहे हैं और अन्य वर्गों का की उपेक्षा की जा रही है। क्या यह चिंतन का विषय नहीं है? क्या ऐसी स्थितियों में सुधार नहीं करना चाहिए? देश के अंदर 1 या 2% समूह के जो लोग हैं उनको तो आप अल्पसंख्यक का दर्जा दें, बाकी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा दे तो विशेषाधिकार दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस तरह का विभाजन अगर होता रहेगा, भारत राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता रहेगा। जब भी कार्रवाई कानून की बात आई, कानून बनाने का क्रम आया, जब भी कानून बनाने का क्रम आता है, राजनीतिक दल, देश की संसद और देश की जो कमेटियां गठित होती हैं वो जानबूझकर इस तरह की खामियां पैदा कर की जाती हैं जिससे कि हमें और हमारे दल को राजनीतिक लाभ मिल सके। और उस राजनीतिक के परिणाम क्या होते हैं? देश सदियों तक देश की जनता उसको उसके दुष्परिणामों को भोगती चली जाती है। पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। उस समय कहा गया था कि एक वर्ग विशेष को 51 सीटें दी जाए, 71 सीटें ब्रिटिश सरकार देना चाहती थी कि निर्वाचन क्षेत्र उनका अलग बना दिया जाएगा। और परंतु हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने 151 सीटें देकर के उनको उनके तुष्टीकरण का काम किया, जो तुष्टीकरण आज भी देश के अंदर लगातार चल रहा है। आज हमारे समाज, हमारे देश का बहुसंख्यक समाज उस तुष्टीकरण में इस तरह से गुम मिल गया है जिसके कारण वो मानसिक रूप से इतना गुलाम बन चुका है कि उस पर विचार करना ही उसने छोड़ दिया। जिस तरह से एक हाथी के बच्चे को एक जंजीर से बांध दिया जाता है और वो रोज बंधा रहता है, वो मानसिक रूप से इतना गुलाम हो जाता है कि जब वो पूर्णतः सक्षम और समर्थ होता है, उसके बावजूद भी अगर उसको साधारण रस्सी से बांध दिया जाए तब भी वो उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। क्या इस तरह की गुलामी दूर नहीं की जा सकती है? ब्रिटिश सरकार ने को आप देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने कभी नहीं कहा कि भारत राष्ट्र गुलाम है, भारत के नागरिक हमारे गुलाम हैं। कोई भी देश विश्व में पूरे अगर दस्तावेज खंगाले जाए तो ब्रिटिश सरकार ने कभी कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि भारत राष्ट्र गुलाम था। उसने गुलाम बनाने का काम कानून बनाकर के किया, जिसको सहजता के साथ पूरे देश के नागरिकों ने पालन किया। उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिनमें स्वाभिमान था, उन्होंने आंदोलन किए और भारत राष्ट्र को उनकी उस दुष्प्रवृत्ति से भारत राष्ट्र को मुक्त कराने का काम किया। आज भी वही स्थिति हमारे सामने है कि हम भारत सरकार जो भी कानून ला रही है वो किसी न किसी को दंडित और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ला रही है, ना कि निष्पक्ष तरीके से सर्व समाज के विकास के लिए ला रही है। और हमारी न्यायपालिका को देखें, जब भी कभी राष्ट्र की संप्रभुता की बात आती है, जब भी कभी राष्ट्र की
सांस्कृतिक और कल्चर की बात आती है, हमारे न्यायालय मौन व्रत धारण कर लेते हैं और एक ऐसा निर्णय नहीं देते हैं जो सर्व समाज पर लागू किया जा सके। उनके निर्णयों में भी तुष्टिगान की नीति दिखाई पड़ती है। राष्ट्रगान जो कि एक राष्ट्रगान है और राष्ट्र के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उस राष्ट्रगान को गाएंगे, परंतु हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और उसके बाद लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कुछ ही परिवारों के नागरिक जो माननीय उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों में जज बनते हैं, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देती है तो वो चुपचाप खड़े रहेंगे। ऐसा निर्णय देकर के आज उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। बात बात पे ये बात कही जाती है, जब भी राष्ट्र की संप्रभुता की बात आती है, जब भी राष्ट्र के विकास की बात आती है, जब भी एकता की बात आती है, तो वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारी सांप्रदायिक भावनाएं इस मामले में आप हो रही है, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। क्या इस तरह के सर्वोच्च न्यायालय के उन जजों के जिन्होंने ये जजमेंट दिया था और उसके बाद आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए, क्या उसको पलट नहीं सकते थे? आज तक उस पर पुनर्विचार तक नहीं किया गया। इस तरह की हमारी जब न्यायिक व्यवस्था है तो भारत की आंतरिक व्यवस्था में विघ्न पैदा होना आवश्यक हो गया है और वो पैदा भी हो रहा है। क्षण क्षण प्रतिदर आपको दिखाई पड़ता है और आपके सामने जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, आने वाले समय में, आने वाले 10-20 वर्षों में आपको और भी विकट समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण आज भारत की देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नहीं बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी तरीके से बिना किसी भेदभाव के लागू नहीं किया जाना चाहिए। आज भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो संसाधन है, वो मात्र 50 करोड़ से अधिक लोगों के निर्माण से अधिक नहीं है, परंतु आज भारत की आबादी 150 करोड़ हो चुकी है और उसके बावजूद भी भारत की संसद, भारत की जुडिशरी और कार्यपालिका इस पर कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं है इस देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाए।